नमस्कार, मैं हरिओम पांडे आज फिर हाजिर हूँ पाइथन को लेकर। आज हम पाइथन में बेसिक्स जानेंगे, पाइथन के बेसिक्स डिटेल लेंगे और आज से हमारे पाइथन के बेसिक की स्टडी ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, किसने बनाया, कब बनाया, बनाने के पीछे का क्या कारण था और किन-किन लैंग्वेज से मिलके बना, क्या इसके इतिहास है, कैसे ये बना है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो भी इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया है गाइडो वन रसम ने। गाइडो वन रसम, आप इनको कहीं कहीं ग्यूडो वन रसम कहते हैं, कहीं कहीं गाइडो बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग परसेप्शन है, वहाँ पे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया था 1989 में और 1989 के दिसंबर मंथ में इन्होंने स्टार्ट किया था और 1 साल के अंदर इन्होंने इसको लगभग रिलीज़ कर दिया था। अब थोड़ा-सा इसके और डीप में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हमको डेटा साइंस में कोई काम करना है, डेटा साइंस से रिलेटेड वर्क करने हैं, डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई वर्क करने हैं या वेबसाइट बनाना है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हैं या या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग में भी हमको कुछ सीखना है या कुछ करना है, कुछ नया रिसर्च करना है, तो हम पाइथन को आसानी से सीख सकते हैं और पाइथन के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन, जो ऑडियो एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, कई बार ऑडियो को मैच कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है, वीडियो मेजरमेंट कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं वो सब पाइथन में बनाए जाते हैं, लगभग सभी नहीं, लगभग वो सारे एप्लीकेशंस पाइथन में ही बनाए जाते हैं। चाहिए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकता है, जीयूआई बेस्ड भी एप्लीकेशन बनाना है। कंसोल जहाँ पे माउस आपका काम नहीं करता है, कुछ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जहाँ होते हैं उनको कंसोल एप्लीकेशन बोलते हैं, और जहाँ पे माउस क्लिक से हो सकता है या आइकन बना हो या कुछ और भी अलग अलग एप्लीकेशन हो, तो उन्हें हम जीयूआई एप्लीकेशंस कहते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। गेम भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है और साइंस और मैथमेटिक्स के लाइन में, उस फील्ड में तो इसने तहलका मचा के रखा हो। साइंस का जो इसमें लाइब्रेरी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपको पता चला कि किस किस लाइन में आप इसको सीख के जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्यों आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पढ़नी चाहिए। बहुत सारे इसके स्कोप हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सोचा जाता है तो शायद ये दूसरे नंबर पे आता है। और देखिए, जावा स्क्रिप्ट पहले नंबर पे है, गिटहब का जो रिजल्ट है उसमें जावा स्क्रिप्ट पहले नंबर पे है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो ये पहले नंबर पे आता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम वहाँ होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में ये पहले नंबर पे आता है। तो इसके बारे में और थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज ले लेते हैं कि यहाँ पे साइड में तो ये सारी चीज़ें लिखी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है, ये एक तरह का बेसिकली एक गाइडलाइन है, और इस गाइडलाइन को फॉलो करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेवलप किया गया है उसको फॉलो करके उस पर प्रोसेस करते हुए उस स्टेप को, मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पेरेंट्स आपको कुछ गाइड करते हैं कि बेटा यहाँ मत जाना, इनसे मत मिलना, कोई बुलाए तो बात मत करना, डिसिप्लिन में रहना। तो ये सब जो गाइडलाइन आपके पेरेंट्स देते हैं ये आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप ये इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन को या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक गाइडलाइन देता है कि अब इस लाइन को लिखना है, इसके बाद ये लाइन आएगी और इसके बाद ये लाइन आएगी, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये कुछ इसके कुछ बेसिक्स फीचर हैं और ये फीचर्स अलग अलग टर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन पाइथन जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें बहुत सारी गाइडलाइन को
इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे गाइडलाइन के फीचर्स को इसमें अटैच किया गया है, तो इसलिए प्योरली नहीं होगा। जैसे कि जावा 99.9% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। दूसरी चीज़, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ आगे कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है। अभी मैं एक फिगर बना के आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़, ये डायनेमिक डेटा टाइप होता है। मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखते होंगे कि पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लिया जाता है, उनके बारे में बता दिया जाता है कि वेरिएबल किस डेटा टाइप को स्टोर कराएगा, फिर उसको रन कराया जाता है। यहाँ पे क्या है कि पहले से वेरिएबल के बारे में डिसाइड नहीं होता कि वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, बस यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि रन टाइम पे जो वैल्यू आके उस वेरिएबल में सेव होगी वो डिसाइड करेगा कि ये किस तरह का। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ओके, तो अभी हम बोर्ड पे समझेंगे कि किस तरह का डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर है। क्योंकि पाइथन डायनेमिक टाइप है तो उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन को छोड़ के जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई वेरिएबल बनाते थे तो उसके पहले आप उसका डेटा टाइप बताते थे कि ये किस तरह का डेटा रखेगा। आप सपोज मान लीजिए आपने इसको बताया कि ये इंट टाइप का है, तो इंट टाइप का है तो आपको वो कीवर्ड लिखना पड़ता था जिस टाइप का वेरिएबल होगा, वेरिएबल से पहले, और उसके आगे आपको कुछ रखना पड़ता, तो कोई वैल्यू रखनी पड़ती, जीरो रखना पड़ता या कुछ भी रखना पड़ता। तो ये जब ये जिस कोडिंग में, जिस प्रोग्रामिंग में ये चीज़ आप लिख देते थे और इसको कंपाइल करते थे या रन कराते थे, तो वो प्रोसेस होता था, एक यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाती थी और उस मेमोरी का नाम होता था ए, और ये मेमोरी होती थी, इसमें यही डिक्लेयर हो जाता था कि इसमें इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, ये होता था स्टैटिक टाइप डेटा। ठीक। अब डायनेमिक टाइप में क्या होता है? डायनेमिक टाइप में ये होता है कि यह हम पहले नहीं बताते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, हम सिंपली ये वेरिएबल लिख देते हैं और उसके आगे हम जो वैल्यू लिखेंगे, अगर हमने इसके आगे लिख दिया 1 तो ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया 2.5 तो ये हो जाएगा फ्लोट टाइप का। अगर मैंने इसके सामने लिख दिया ए तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिखने के बाद जब ये रन होगा, रन होते ही यहाँ पर डिसाइड होगा कि ये किस तरह का है, किस तरह का वेरिएबल है। तो यानी कि वेरिएबल रन टाइम में डिक्लेयर होता है, जहाँ पे उसको डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक। तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हैं, तो जब हम कोडिंग करेंगे या एक दो चैप्टर के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक। साथ में किसी कोडिंग को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डायनेमिक टाइप और स्टैटिक टाइप समझ में आ गया होगा। स्टैटिक टाइप में पहले हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। डायनेमिक टाइप में हम पहले डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायनेमिक टाइप और स्टैटिक टाइप क्या है। चलिए आइए इसी में हम समझते हैं कुछ कि इंटरप्रेटर क्या होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें यूज होती हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। पाइथन मेरा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का एक ही काम होता है, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लर्निंग या मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना है। यानी कि जब आप कोड लिखते हैं तो कोड आप इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोड क्या लिखना है, लेकिन आपको दो ही लैंग्वेज आती है, या आपको हो सकता है और भी लैंग्वेज आती हो, लेकिन आपको बेसिकली अगर कॉमनली देखा जाए प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इंग्लिश तो आती ही होगी। तो आप जो कोडिंग है वो इंग्लिश में लिखेंगे। ये जो कोडिंग है आप इस कोडिंग में इंग्लिश का यूज़ करेंगे। जब इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंग्लिश नहीं आती है।
उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। दोनों में से कोई भी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है, दोनों का काम लगभग लगभग सेम है। चेंजेस क्या मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो या तो इंटरप्रेटर यूज़ होता है या तो कंपाइलर। दोनों का काम क्या होता है, आपकी लिखी हुई कोडिंग को मशीन के समझने लायक कोडिंग में बदल देता है। तो मशीन क्या समझता है, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब क्या हुआ, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो अगर कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरी फाइल को उठाएगा, एक बार में इस पूरी फाइल में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको कन्वर्ट करेगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, तो एक नई फाइल बन जाएगी और उसमें 0 और 1 में जो आपने लिखा है, यानी कि बाइनरी में वो चीज़ लिख जाएगा और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझ जाएगा कि करना क्या है। तो ये तो हो गया कंपाइलर का कॉन्सेप्ट। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर आपका बेसिकली एक लाइन पढ़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोसेस करेगा, फिर इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। जब उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टास्क पूरा कर लेगा, समझ जाएगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्रेटर दे देगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा और इस तरह से लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर रीड करके और ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन लर्निंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। इसको एक बेहतर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक फॉरेनर है और उस फॉरेनर को, वो फॉरेनर ताजमहल घूमने आया, ठीक, लेकिन उसे इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आती, हिंदी नहीं आती है। और हमारे वहाँ क्या है कि हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, कुछ एक दो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लगभग लगभग सभी जानते हैं। तो अब वो जो फॉरेनर है, वो फॉरेनर जो है वो ताजमहल घूमने आया है और इनको यहाँ मिल गया, यहाँ हिंदी में कोई बोर्ड पे किसी शाइन पे लिखा हुआ है, हिंदी में सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये फॉरेनर नहीं पढ़ पा रहा। तो या तो वो किसी गाइड को पकड़ेगा या किसी दूसरे आदमी को पकड़ेगा जिसे हिंदी आती हो। तो वो क्या कहेगा, इनसे कहेगा, जिसको हिंदी आती है उनसे कहेगा प्लीज़ आप ट्रांसलेट करके बता दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, ताकि मैं कुछ समझ पाऊँ कि ताजमहल कब बना था और कैसे बना था। और ये जो बंदा है, इसे हिंदी भी आती है और इसे इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा बंदा मिले जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती हो। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ की चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, मतलब हिंदी में जो लिखी चीज़ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और ये कहलाएगा ट्रांसलेटर एक तरह का, या फिर आप इसको कह सकते हैं मीडियम या मीडिएटर। तो यहाँ पे जो काम ये गाइड या ये पर्सन कर रहा है, वही काम आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है। यानी आपके लिखे हुए कोड या आपके लिखे हुए इंस्ट्रक्शन जो कि बेसिकली इंग्लिश में होते हैं, उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए अब और समझते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस होता है, काफ़ी फोकस होके, बहुत मतलब जब काम होता रहता है तो काफ़ी फोकस होके काम करता रहता है। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, बहुत ही आसानी से लिखना होता है। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड रन करा रहे हैं, तो मान लीजिए आपको सिंपल हेलो वर्ड लिखना है, हेलो लिखना है, प्रिंट कराना है हेलो, तो हेलो लिखना है तो कम से कम आपको 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें लिखनी होंगी, तब जाके हेलो प्रिंट होगा। लेकिन हमारा जो पाइथन है वो एक लाइन यानी कि एक वर्ड में ये आंसर प्रिंट करा सकता है, एक फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट करा दे। बस आपको लिखना प्रिंट, उसके अंदर हेलो, और प्रिंट हो जाएगा। तो आगे हम आपको इसका एग्जांपल करके दिखाएंगे। मतलब ये बहुत ही ईजी है और थोड़ा सा सिमिलर है इंग्लिश के करीब में, थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर के करीब में है, इंग्लिश के लैंग्वेज के करीब में है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एक बच्चा भी बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक, दूसरा आता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब ये रन टाइम पे मेमोरी मैनेजमेंट करने का डिसीजन ले लेता है, कैसे ये डिसीजन, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, और थोड़ा इससे वजह से फास्ट हो जाता है, इसका सारा प्रोग्रामिंग करना फास्ट हो जाता है।
दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये ओपन सोर्स है, यानी ये फ्री में तो अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड करेगा कि आप वहां जाके अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप 2 महीना काम कर रहे हैं उस पर, अचानक उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ खराबी हो गई, आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको कंपनी ने कहा है कि भैया हम आपको साल भर की पूरी वारंटी देंगे, कुछ भी बिगड़ेगा तो हम आके उसका सही करेंगे अगर विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको कस्टमर केयर पे कॉल करके उनको बुलाएंगे और कहेंगे भैया इसको सही करिए, तो वो आएंगे। लेकिन जब आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप जब उनको बुला के सही कराएंगे तो उसका वो चार्ज लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ जब आपको प्रोवाइड की जाती है, ओपन सोर्स में होता क्या है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उससे आपको क्या मिलेगा कि आपने वहाँ अपना क्वेश्चन पुटअप किया, कोई ना कोई उसका आंसर निकाल देगा। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल तरीका है। इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एक डेवलपर है, उस डेवलपर ने एक कोडिंग की, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग किया, इसको रन कराया, रन कराने के बाद इससे एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हुआ, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हुआ। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकता है, या कैलकुलेटर के तरह कुछ सॉफ्टवेयर इसने बनाया। ठीक, और यहाँ पे इसने यहाँ पे वैल्यू रखेगा, यहाँ वैल्यू रखेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपके डिस्प्ले करेगी। तो इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर इन्होंने बना दिया। अगर ओपन सोर्स नहीं है, पेड वर्जन है या सिर्फ फ्री है, ओपन सोर्स नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन अगर ओपन सोर्स है तो आपको ये जो कोडिंग की गई है ये भी मिलता है। इसे कहते हैं सोर्स कोड। ये होता है आपका सोर्स कोड और ये होता है ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि आपको केवल सॉफ्टवेयर दिया जाता है बनाने यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स कम्युनिटी से अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, लाइक एंड्रॉयड हुआ या फिर आपका पाइथन हुआ, माई हुआ, जावा हुआ, ये लोग ओपन सोर्स है, इसमें अगर आपको मिलेगा तो ये कोडिंग भी मिलेगी। तो जब ये कोडिंग मिलेगी तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी आइडिया है जिसको आप यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस कर दें उस आइडिया को, यानी कि आप भी कुछ कोडिंग अपनी अलग से इसमें ऐड कर दिए, तो कुछ नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, तो आपका भी इसमें नाम शामिल हो जाएगा कि आपने इसके डेवलपमेंट, इसके मॉडिफिकेशन या इसको अपडेट, एक नया कंटेंट या नई लाइब्रेरी प्रोवाइड करने वालों में आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।